हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन फलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। सत्य का फर्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। एट लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड। मीन्स क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी सभी को क्या कर सकते हैं, डबल टेबल कितना भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब ये सही है या गलत है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि दीर्घकाल में हमारे पास समय होता है कि हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। तो सक्रिय का मतलब होता है कि जो खुद क्रिया करे, जो खुद उत्पादन करे। तो क्या पूंजी जो है वो खुद उत्पादन कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि उत्पादन कौन करता है? उत्पादन तो श्रमिक करते हैं। और ये जो पूंजी है, भूमि है, ये क्या है, उत्पादन के साधन तो हैं, लेकिन कैसे साधन है, निष्क्रिय। और सक्रिय साधन क्या है, श्रम। यदि यहाँ पूंजी की जगह श्रम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, ट्रू। चूँकि पूंजी लिखा है इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पूंजी उत्पादन का सक्रिय नहीं बल्कि निष्क्रिय साधन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात के नियम कहा जाता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मीन्स अल्पकालीन, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्यों सही है? क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि हम केवल कुछ साधनों को परिवर्तित कर कर उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कुछ साधनों में ही परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। औसत उत्पादन से अभिप्राय एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। जो वस्तु की कुल मात्रा होगी उसे हम औसत उत्पादन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कुल मात्रा को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टीपी। औसत उत्पादन नहीं कहेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन फलन भौतिक आगत तथा भौतिक उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो उत्पादन फलन है वो किस किस के बीच में कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है, भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन। भौतिक आगत का अर्थ होता है कि आप जो भी श्रम, पूंजी, भूमि आदि उत्पादन में जो भी चीज़ लगाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, भौतिक आगत। और उनसे जितना भी उत्पादन होगा उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक उत्पादन। तो उत्पादन फलन जो होता है वो आपको क्या बताता है, यही बताता है कि आप जो साधन हैं उनको लगाएंगे तो आपको कितनी जो है उत्पादन प्राप्त होगा। तो उत्पादन फलन भौतिक आगत, ये भौतिक आगत हुई, और भौतिक उत्पादन के मध्य कार्यात्मक संबंध, ये कार्यात्मक संबंध हुआ का अध्ययन करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन फलन एक आर्थिक समस्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स धन से संबंधित। तो उत्पादन फलन केवल दो चीज़ बताता है कि आपने इतने साधन लगाए तो आपको इतनी मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। तो इसका संबंध उत्पादन की मात्रा से है, ना कि उत्पादन की कीमत से है। इसलिए ये आर्थिक समस्या नहीं है। इसका संबंध किससे, मात्रा से। अगर इसका संबंध कीमत से होता तो यह आर्थिक समस्या होती।
तो उत्पादन फलन आर्थिक समस्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका संबंध किससे है? उत्पादन की मात्रा से है, ना कि उत्पादन की कीमत से। क्वेश्चन 7, उत्पादन के 4 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। देयर आर 4 लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के आपको पता है कि 3 ही नियम हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इन्हीं नियमों को दीर्घकाल में क्या कहा जाता है? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का समान प्रतिफल और पैमाने का घटता प्रतिफल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 लिखा है और कितना लिखा होना चाहिए था? 3 लिखा होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 8, उत्पत्ति के नियम को साधन के प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उत्पत्ति के नियम हमें यह बताते हैं कि साधन से हमें कितना प्रतिफल प्राप्त होगा, इसलिए उत्पत्ति के नियम को हम क्या कहते हैं? साधन के प्रतिफल का नियम। प्रतिफल मतलब साधन से हमें कितना उत्पादन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति ह्रास नियम की तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की 3rd स्टेज में सीमांत उत्पादन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये चित्र में देखिए, ये है आपकी 1st स्टेज उत्पत्ति ह्रास नियम की, ये 2nd और ये क्या है? 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में सीमांत उत्पादन यानी एमपी क्या हो गया है? ये 0 वाली लाइन, ये क्या है? 0 OX, इससे भी क्या है? एमपी नीचे चला गया है, इसलिए एमपी क्या हो गया है? नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर की संख्या है प्लस होती हैं, इसके नीचे की संख्या माइनस होती हैं। चूँकि 3rd स्टेज में क्या हुआ है? ये नीचे चला गया है, इसलिए ऋणात्मक हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, रिकार्डो का लगान सिद्धांत उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम पर क्यों आधारित है? क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि अनुकूलतम संयोग के बाद उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। और रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी यही बताता है कि जो लगान है वो अलग अलग भूमियों पर क्या होता है? घटता जाता है। श्रेष्ठ भूमि से निकृष्ट भूमि पर लगान क्या होता है? घटता जाता है। तो दोनों में उत्पादन के घटने की अवस्था का वर्णन किया गया है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।